कमेंट क्यों नहीं आ रही है? लाइव है। हेलो दोस्तों भाई, चलो अमित, किशोर, अनवर, चलो भाई देखो, हम लोग ये डिसऑनेस्ट डीलर के सवाल डिस्कस कर रहे हैं। डिसऑनेस्ट डीलर का सारे ही कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं कल की क्लास में। हाँ अनवर, प्रशांत, राहुल, प्रेरणा, अमित और अच्छा, आयुष, राज, हर्षित। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन करके बताओ भाई। ये डिसऑनेस्ट डीलर का सबसे हाई लेवल का क्वेश्चन है। मतलब मैक्सिमम पेपर में अगर सवाल आएगा तो मैक्सिमम यही लेवल रहेगा। इससे ऊपर का सवाल डिसऑनेस्ट डीलर का ना कभी किसी एग्जाम में बना है और ना कभी बनेगा। इसको करो ढंग से। एक शॉपकीपर जो है अपने सामान को सीपी से कितने परसेंट एबव मार्कअप करता है? 35% एबव मार्कअप करता है। 35% का मतलब 7/20 मार्कअप करता है। 7/20 मार्कअप करने का क्या मतलब है कि 20 का सामान 27 का हो गया, मार्कअप कर दिया। फिर उसके बाद उसने 23% डिस्काउंट दिया अपने कस्टमर को। 23% डिस्काउंट देने का क्या मतलब है? 100 के सामान पे 23 का डिस्काउंट दे दिया। 100 का सामान 77 में बेच रहा है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ बाइंग, खरीदते समय वो 1120 ग्राम यूज करता है इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। शीट डलवा देंगे भी। खरीदते वक्त वो क्या कर रहा है? हेरा फेरी कर रहा है। क्या कह रहे हैं? चलो इधर देखो, खरीदते वक्त उसको सामान लेना चाहिए था 1 किलोग्राम, लेकिन तुलवा का कितना लिया है? 1120 ग्राम। यानी कि 1000 से कितना रेशो जाएगा? 1120 रेशो जाएगा। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है सवालों को करने का। एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग, बेचते समय भी हेरा फेरी कर रहा है। बेचते समय वो 1 किलोग्राम सामान की बजाय केवल 880 ग्राम सामान ही दे रहा है। तो बेचते वक्त उसने कैसे बेईमानी करी भाई? बेचते वक्त उसको देना चाहिए सामान 880 ग्राम, लेकिन वो मतलब बेचते समय देना चाहिए उसको 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है? केवल 880 ग्राम। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था ऑलरेडी कि किस तरीके से लेना है खरीदते समय, बेचते समय। खरीदते समय लेना चाहिए था 1 किलो, लेकिन झूठ बोल के लिया 1120 किलोग्राम, गलत बाट का यूज करके। तो 1000 से 1120। हाँ प्रशांत, हिंदी में लिखा देंगे। बेचते वक्त देना चाहिए था कस्टमर को 1000, लेकिन दिया केवल 880। तो 880 रुपए का इन्वेस्ट करके सामान 1000 में बेच दिया। ओवरऑल क्या हुआ देखो, सिंप्लीफाई करते हैं। ये 1000 से 1000 तो पूरा कट ही जाएगा ना। देखिए ये 0 से आपका 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 सत्ते 77, 11 अठे 88, यहां से कट गया भाई। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? 8 से 14 अठे 112, 14 टाइम्स कट गया। उसके बाद 2 से काट लेते, 2 दुसाम 20 और 2 से 14 7 बार कट गया। तो 100 इंटू 10 कितना आ गया? 1000 आ गया। 7 सत्ते 49, 27 इंटू 49 आ गया। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 1000 का सामान कितने में बिक गया? 50 इंटू 27 होता है 1350। तो 1350 में से 27 घटाओ तो 1323। 1000 का सामान ओवरऑल जो नेट इफेक्ट रहा, नेट इफेक्ट क्या रहा? 1000 का सामान 1323 में बिका। हाँ, पीडीएफ बाइलिंगुअल ही डलवा दूंगा, टेंशन मत लो। 1000 का सामान कितने में? 1323 में बिका ओवरऑल। तो आप मुझे बताइए ओवरऑल कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ? तो इसको 10 से जब डिवाइड कर लीजिएगा, मतलब मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो 132.3 कमा रहा है। यानी कि उसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है? 32.3% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल था। 32.3% उसका प्रॉफिट है। बोलो मजा आया सवाल करके? वॉइस मिसमैच, इसको ठीक करो, वॉइस मिसमैच है। तो ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये, और इसको बहुत टिपिकल तरीके से लोग करते हैं, समझाते हैं आपको ऐसा कुछ नहीं करना।
मैं हमेशा कहता हूं कि जितने भी एक्शन दे रखे पहले मार्कअप किया, फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया, फिर खरीदते वक्त बेईमानी, बेचते वक्त बेईमानी, ओवरऑल निकाल लीजिए, आ जाएगा। क्लियर है? सवाल नंबर 12 देखो, एक सवाल में ये भी करा देता हूं आपको, कपड़े वाला क्वेश्चन। कपड़े वाला क्वेश्चन भी आता है पेपर में। हाँ भरत, Instead of a meter scale, a cloth merchant uses 120 centimeter while buying, but use an 80 centimeter scale while selling same cloth. If he offers a discount of 20% on cash payment, what is his overall profit percentage? ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कपड़ा व्यापारी है, खरीदते समय वो 1 मीटर कपड़े की बजाय 120 सेंटीमीटर का स्केल यूज करता है। मतलब खरीदते में उसको कपड़ा खरीदना चाहिए 100 सेंटीमीटर, लेकिन वो गलत मीटर का यूज करके लिया था, कितना खरीद के 120 सेंटीमीटर। लेकिन जब कस्टमर को बेचने की बात आती है तो वो 1 मीटर की बजाय केवल 80 सेंटीमीटर ही कपड़ा देता है। मतलब कस्टमर को देना चाहिए 100, लेकिन वो कितना दे रहा है? 80 सेंटीमीटर ही दे रहा है। तो खरीदते वक्त भी बेईमानी कर रहा है, बेचते वक्त भी। और वो 20% यानी कि 1/5 का डिस्काउंट भी दे रहा है। 1/5 डिस्काउंट देने का मतलब कि 5 का सामान कितने में दे रहा है? 4 में। उसका पूछा ओवरऑल प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट देखिए, 100 से 100 कट गया, 4 से 80 कितना? 20 बार, और 20 से 120 6 बार। तो नेट कितना है? 5:6 आया। और 5:6 का मतलब ओवरऑल क्या हो गया? उसको प्रॉफिट हो गया 1/5, यानी कि 20% उसका प्रॉफिट हो गया ओवरऑल। डीएसएसबी में भी पूछा था रजनीश। अच्छा गौरव, हाँ बोलो, क्लियर है? राहुल क्या समझ नहीं आया? कल वाला लेक्चर देखिए, सब समझ में आएगा। ठीक, यस, ये बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए भी फटाफट। सवाल नंबर 13। देखो, एक व्यापारी है, वो अपने सामान को K% लाभ पर बेचता है ग्राहक को। वो ये कह रहा है कि मैं भैया सामान पे CP पे K% का प्रॉफिट कमा रहा हूं। अच्छी बात है। बिसाइड, लेकिन इसके अलावा वो 1 किलोग्राम सामान की बजाय केवल 880 ग्राम सामान ही दे रहा है अपने कस्टमर को, जिसकी वजह से उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट वो 25% है। तो के का मान बताइए। ये क्वेश्चन भी पेपर का पूछा हुआ है। नहीं, ये क्वेश्चन क्वांटम कैट में दे रखा है, सॉरी। देखिए, बहुत बेहतरीन सवाल है। आप मुझे बताइए कि एक ट्रेडर जो है अपने सीपी से कितना परसेंट एबव प्रॉफिट कमा रहा है? K%। तो भैया मुझे परसेंटेज पता नहीं है। अगर परसेंटेज पता नहीं तो मैंने रेशियो क्या मान लिया? X रेशियो Y। सपोज वो X रेशियो Y के रेशियो में प्रॉफिट कमा रहा है, सीपी से कितना परसेंट एबव उसने मार्कअप किया है? K%। ठीक है ना। ट्रेडर ये कह रहा कि भाई मैं तो K% प्रॉफिट कमा रहा हूं, ये कमा रहा है K% प्रॉफिट, लेकिन वो बेचते टाइम ग्राहक को 1000 ग्राम सामान देना चाहिए, वो केवल 880 ग्राम सामान दे रहा है। तो ये भी तो प्रॉफिट कमाया ना उसने, यहां भी तो प्रॉफिट कमाया, जिसकी वजह से जो उसका ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट जो उसका 25% हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट का मतलब 25%, यानी कि 4:5 हो गया, 4:5। कितना हो गया? 4:5। तो अब तक आपसे पूछा यहां पे के की वैल्यू, X रेशियो Y निकालना पड़ेगा। बेस्ट शॉर्टकट क्या बताया कि 1000 को इधर लाओ, इसको इधर लाओ। 1000 × 4 4000 हो गया, और 880 × 5 4400 हो गया। तो कट गया, यानी कितना है? 10:11। और 10:11 का मतलब कितना? 1/10। 1/10 का उसने सीपी पे प्रॉफिट कमा रहा था, यानी कि 10%। आंसर इस क्वेश्चन का 10% हो गया। इतना बेहतरीन तरीके से हमने कर दिया। मतलब 10% तो उसको प्रॉफिट हो रहा था। नहीं अमन, 10% तो उसको प्रॉफिट हो रहा था सीपी पे प्राइस बढ़ाने की वजह से। बाकी का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो हुआ हेरा फेरी करने की वजह से, बेईमानी करने की वजह से। क्लियर है? एक सेकंड,
यस, ये क्वेश्चन और देखते हैं। सवाल नंबर 14 बनाइए। फटाफट बनाइए। अमन बहुत सारे हैं भाई यहां पे। देखिए, एक मर्चेंट है, वो ये क्लेम कर रहा है कि भाई मैं 12.5% का प्रॉफिट कमा रहा हूं अपने सामान पे, 12.5% लाभ कमाने का दावा कर रहा है। लेकिन वास्तव में वो कर क्या रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह लेकिन वास्तव में 1 किलोग्राम की जगह गलत वजन तोल के 25% का लाभ कमाता है। अच्छा, देखिए, एक शॉपकीपर ये कह रहा है कि भाई मैं तो 12.5% प्रॉफिट कमा रहा हूं, 12.5% मैंने सीपी से एक्स्ट्रा प्राइस रखा, इतना प्रॉफिट कमा रहा हूं। लेकिन कर रहा है हेरा फेरी, 1 किलोग्राम सामान की जगह कम सामान दे रहा है, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट कितना है, 25% का प्रॉफिट कमा ले रहा है। तो बताइए वो कितना सामान दे रहा है, कितना वजन वो यूज कर रहा है 1 किलोग्राम की बजाय, ये आपसे पूछा है। और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन। आप मुझे एक बात बताओ कि एक शॉपकीपर क्लेम करता है 12.5% प्रॉफिट कमाने का, 1/8 प्रॉफिट कमाने का क्लेम कर रहा है, यानी कि 8 का सामान कितने में बेच रहा है, 9 में बेच रहा है। लेकिन हुआ तो उसको ओवरऑल 25% प्रॉफिट है, हुआ तो 25% प्रॉफिट, 4:5 प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट तो उसको 25% का हुआ ना, 4/5। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहां से आया? क्योंकि वो सामान 1 किलोग्राम ना देके, सामान वो 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम ना देके, सपोज वो सामान x ग्राम ही दे रहा है, वो सामान 1000 ग्राम ना देके केवल सामान x ग्राम ही दे रहा है अपने कस्टमर को, तो मैंने इसको x मान लिया और यही पूछा है। और सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ये देखना है कि ये वैल्यू यहां चली जाती है और ये वाली वैल्यू आपकी यहां आ जाती है। अगर आपको ये निकालना है x/1000 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 इधर और 8 पंजे 40 इधर। तो 0 से 0 और 4 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। तो x 25 या 75, 750 प्लस 150, 900 ग्राम। यानी कि वो अपने कस्टमर को कितना दे रहा है, केवल 900 ग्राम ही दे रहा है। सामान कितना दे रहा है, 900 ग्राम। कितना आसान हो जाएगा सवाल। अच्छा अंकित। ठीक है भाई, क्लियर, ओके। बनाइए, ये बनाइए भैया। एक दुकानदार ये प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं। किस पर बेच रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा हूं। लेकिन वो गलत वजन का इस्तेमाल कर रहा है, फॉल्स वेट यूज कर रहा है, 945 ग्राम की बजाय कोई और वजन यूज कर रहा है, जिससे कि उसका प्रॉफिट 26% है। तो बताइए गलत वजन कितना यूज कर रहा है। आप मुझे बताओ, 26% वो प्रॉफिट कमा रहा है, 26% का मतलब 26% की फ्रैक्शन वैल्यू 13/50। वह अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पे बेचने का ही क्लेम कर रहा है। मतलब 50 रुपए का अगर सामान खरीद रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं भैया 50 में बेच रहा हूं, लेकिन फिर भी उसको 26% प्रॉफिट हो गया। मतलब 50 का सामान कितने में बिक गया, 63 में बिक गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो गलत सामान दे रहा है, वेट गलत कम दे रहा है। तो 63 यूनिट की वैल्यू दे रखे 945 ग्राम। कितने गुना है ये आप मुझे बताओ। तो 63 एकम 63, कितना बच गया भाई तुम्हारा, 5 बच गया, और ये 15 बार चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी 15 आ जाएगी, 750 ग्राम। तो एक्चुअल में वो अपने कस्टमर को केवल 750 ग्राम सामान ही दे रहा है। आंसर है, बताओ। क्लियर है भाई? ठीक, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। यस, इसे बनाइए।
सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, इसको सॉल्व करिए, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, इस टाइप का सवाल खूब आता है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 26 ओवरऑल प्रॉफिट है। 26 ओवरऑल प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट किस रेशियो में, 50 से 63, मतलब 63 ग्राम सामान, 63 रुपए ले रहा है, सामान कितना दे रहा है, 50 रुपए का ही दे रहा है, तो 63 का मतलब 945, 50 का मतलब 750। सिंपल क्वेश्चन ये बनाइए। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। एक व्यक्ति ने 2700 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी, बहुत अच्छी बात है, 2700 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी एक आदमी ने, क्लियर है। चलो, सोल्ड दी फर्स्ट एट 17% प्रॉफिट, पहली वस्तु को 17% के प्रॉफिट में बेचा, दूसरी वस्तु को 13% के प्रॉफिट में बेचा। यह भी बढ़िया बात है। अगर पहली वस्तु को 13% के प्रॉफिट में बेचता, दूसरी को 17% के प्रॉफिट में बेचता, तो उसको 68 रुपए कम प्रॉफिट होता। तो बताइए दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या है। 13 और 17 का डिफरेंस है 4%। 4% का मतलब 68, 1% का मतलब 17 और 100% का मतलब 1700। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बड़ा ही जबरदस्त सवाल था। एलिगेशन नहीं लगाना है, नहीं। आप मुझे बताओ, एक आदमी के पास दो आर्टिकल हैं, ये देखो फर्स्ट आर्टिकल हो गया, सेकंड आर्टिकल हो गया। सुनना, ये फर्स्ट वस्तु है, ये सेकंड वस्तु है। फर्स्ट आर्टिकल को कितने के प्रॉफिट में बेचा, 17% के प्रॉफिट में। तो फर्स्ट आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट कमाया, फर्स्ट आर्टिकल का देखो, ये मैंने मान लिया कि फर्स्ट आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ये है, ये सेकंड आर्टिकल का सीपी है। फर्स्ट आर्टिकल को 17% के प्रॉफिट में बेचा, तो फर्स्ट आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट कमाया, 17%, उसके सीपी का 17%। दूसरे वाले आर्टिकल को, सेकंड आर्टिकल को 13% के प्रॉफिट में बेचा, कितने के, 13% के प्रॉफिट में बेचा, तो कितना प्रॉफिट कमाया दूसरे आर्टिकल पे, सेकंड आर्टिकल का 13%। सपोज ओवरऑल प्रॉफिट जो हुआ है वो के रुपए का हुआ है। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हुआ, के रुपए का हुआ। मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट हुआ, के रुपए का मान लिया। अब आगे ये बोला है, अगर उसने पहले आर्टिकल को बेचा होता 13% प्रॉफिट में, तो पहले आर्टिकल को अगर 13% प्रॉफिट में बेचते तो कितना प्रॉफिट होता, फर्स्ट आर्टिकल के सीपी का 13%। दूसरे वाले आर्टिकल को 17% के प्रॉफिट में बेचते तो कितना प्रॉफिट होता, सेकंड आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का 17%। लेकिन अब जो उसका प्रॉफिट है प्रेजेंट में, वो पहले की तुलना में 68 रुपए कम प्रॉफिट होता। मतलब अब पहले अगर के रुपए का प्रॉफिट था, तो अब 68 रुपए कम प्रॉफिट है, इतने रुपए का है। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया कि नहीं। पहले जितना प्रॉफिट था, अब उससे 68 रुपए कम प्रॉफिट हुआ ना। आप देखिए, सीधा सीधा डिफरेंस लीजिए, 17 13 4 का डिफरेंस, 13 17 4 का डिफरेंस, तो 4% का डिफरेंस आ गया। ब्रैकेट में क्या आएगा, फर्स्ट माइनस सेकंड। यार आप देखिए ना, क्या आपको समझ नहीं आ रही है हमारी बातें। 17 माइनस 13 4%, 13 माइनस 17 माइनस का 4%, तो 4% तो आ गया फर्स्ट आर्टिकल का सीपी माइनस सेकंड आर्टिकल का सीपी। और इधर से डिफरेंस कितना, 68 रुपए, कितना, 68 रुपए, 68 रुपीज। तो आप मुझे बताइए, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल के सीपी के डिफरेंस का 4% 68, अगर 4% का मतलब 68 है, तो 1% का मतलब 1% का मतलब 17, और फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल के सीपी के डिफरेंस का 100%, 100% की वैल्यू आ जाएगी 1700 रुपए के बराबर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर था। तो एक्चुअल में एक मेंटल कैलकुलेशन वाला सवाल था। ये जो कैलकुलेशन थी ना, आपको मेंटली सोचनी थी, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ये 17 13 13 17, 17 13 13 17, 17 13 13 17, डिफरेंस लीजिएगा, 4 का डिफरेंस, 4% का मतलब 2700 रुपए का कोई रोल नहीं है। 4% का मतलब 68 रुपए,
1% का मतलब 17 रुपए, 100% का मतलब 1700 रुपए। दोनों आर्टिकल के सीपी का डिफरेंस पूछा है ना, तो डिफरेंस का 4% 68 आ गया, डिफरेंस का 100% 1700। ठीक है, ये करिए, ये बनाइए। डिफरेंस इक्वल नहीं होगा वरिंदर, तो सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत होगी, ये सवाल सॉल्व ही नहीं होगा। फिर सवाल को सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा डाटा चाहिए। डायरेक्ट ही तो किया दीपक। ये जो चीज है मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, अगर मैं ना लिखता तो आपको समझ नहीं आता। करना कैसे, 17 13 4% का 68, 100% का 1700, खत्म सवाल, इतना सा है। ये बनाइए, देखिए सवाल बहुत आसान है। एक पेन को 5% के लॉस पे बेचा गया, बुक को 15% के गेन पे बेचा गया, करीम को 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर बुक को 5% के गेन पे बेचा होता, सॉरी पेन को, बुक को 10% के गेन पे, तो 13 रुपए का प्रॉफिट होता। बुक का सीपी 25% का मतलब 20 आ गया, 100% का मतलब 80 रुपए आ गया। यार ये तो मेंटल, इससे आसान सवाल, मतलब ये सवाल एसएससी में भी 10 कदम नीचे है और कैट के पेपर का सवाल है। बताओ, रंजीत फर्स्ट प्लस सेकंड 2700 दे रखा है ना, फर्स्ट माइनस सेकंड कितना पूछा, 1700। आप मुझे बताओ, दोनों आर्टिकल का डिफरेंस 1700 आ गया, दोनों आर्टिकल के सीपी का सम दे रखा 2700 रुपए, तो निकल जाएगा आसानी से, इंडिविजुअली पूछता तो। ठीक है ना निखिल, ये बनाइए। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताओ कि सपोज एक पेन का कॉस्ट प्राइस पी है और एक बुक की कीमत 20 रुपए है। पेन का मतलब पी, बुक का कॉस्ट प्राइस 20 रुपए। एक पेन को बेचा गया 5% के लॉस पे, तो बेचारा पेन पे नुकसान हो रहा है, पेन के सीपी का 5% नुकसान हो रहा है, मतलब नेगेटिव। बुक को बेचा गया 15% के गेन पे, तो बुक पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बुक के सीपी का 15% प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, ओवरऑल क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ करीम को कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल करीम को प्रॉफिट हुआ 7 रुपए का। इफ यदि करीम ने पेन को बेचा होता, यदि करीम ने पेन को बेचा होता 5% के प्रॉफिट पे और बुक को बेचा होता 10% के गेन पे, अगर पेन पे 5% प्रॉफिट कमाते, बुक पे 10% प्रॉफिट कमाते, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता, 13 रुपए। ये मैं सीधा प्रॉफिट को इक्वेट कर रहा हूं, सीधा प्रॉफिट को इक्वेट कर रहे हैं। अरे बात समझ में आई ना, क्लियर है? तो आप सिंपल सा देखिए, सीधा सीधा ऐड कर दीजिएगा, तो 15 10 25, बुक के प्राइस का 25% 20 रुपए के बराबर आ गया कि नहीं। एक्चुअल में यार ये मेंटल कैलकुलेशन थी, इसको लिखना नहीं था। बुक के प्राइस का 25% 20 रुपए, तो बुक का प्राइस कितना, 100%। हर चीज 100% है, तो बुक का प्राइस 100% का कीमत 80 रुपए। 80 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है। हाँ अर्जुन, समझ में आया, क्लियर है, बढ़िया, जल्दी से बनाओ भाई आगे। ये बनाओ, फटाफट बनाइए। सवाल नंबर 19 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। एक आदमी ने 5 गाय खरीदी, 13 भैंसे खरीदी 51,000 रुपए में। गायों को बेच दिया 15% के प्रॉफिट पे, भैंसों को बेच दिया 10% के लॉस पे। इस तरीके से ओवरऑल ट्रांजैक्शन में उसको 1150 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो 2 गाय और 3 भैंसों का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या है। करिए जरा सॉल्व।
करे जल्दी जल्दी से फटाफट। आप इस सवाल में एलिगेशन भी लगा सकते हो। बताओ एलिगेशन से बताऊं कि इक्वेशन से बताऊं, ये बताओ। अच्छा गुलाम, इक्वेशन से बताओ फिर। यार कह रहे दोनों से बताओ, इतना टाइम थोड़ना है दोनों से बताने का। इक्वेशन से समझ लेते हैं भाई। ये देखो, सपोज गाय है ₹C की, भैंस है ₹B की। टोटल गाय ₹C की खरीदी। देखो गाय खरीदी है 5 गाय, 5 गाय खरीदी है, 5 काव ₹C की, और भैंस खरीदी है 13, 13 भैंस खरीदी है ₹B की। तो टोटल गाय और टोटल भैंस का जो सीपी है वो ₹51,000, 51,000 रुपीज, यही दिया हुआ क्वेश्चन में। आगे दिया हुआ है गाय को बेचा 15% के प्रॉफिट पे, गाय पे 15% प्रॉफिट कमाया तो कितना अर्न किया, 15% ऑफ सी। भैंसों को बेचा 10% के लॉस पे, तो भैंसों पे कितना लॉस किया, 10% ऑफ बी। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, ₹1150 का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल कमाया ₹1150, ये आया। बोले यहां तक कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को, कोई डाउट? तो ये आ गया। अब देखो यहां 10 है, यहां अगर मैं यहां भी ऊपर 10% से मल्टीप्लाई कर दूं कि गाय के प्राइस का 10%, भैंस के प्राइस का 10%, तो 51,000 का 10% ₹5100 हो जाएगा। अगर मैं ऊपर भी 10% लग जाता हूं, गाय का टोटल गाय की कीमत का 10%, भैंस की कीमत का 10%, 5100 के बराबर। सवाल खत्म, इनको ऐड करिएगा। गाय की कीमत का 25% कितने के बराबर आ गया, 5 0 1 और 1 2, ₹6250, ₹6250। तो गाय की कीमत का 25% 6250, तो गाय की कीमत कितनी आ गई, 25,000, ₹25,000। अरे 25% का मतलब 6250, तो 100% का मतलब 25,000, 100% का मतलब कितना, 25,000। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो 5 गाय हमने खरीदी हैं, ये 5 गाय 25,000 की हैं। 5 गाय प्लस 13 भैंस मिलाकर 51,000 की थी। तो 13 बफेलो फिर कितने की हैं, 26,000 की हैं। 13 बफेलो कितने की हैं, 26,000 की हैं। बोलो हाँ। 13 बफेलो कितने की है, 26,000 की है। भैया टोटल तो 25 और 26 51 होना चाहिए ना। आप खुद बताओ, आपसे पूछा है 2 गाय 3 भैंस का, 5 गाय 25,000 की, तो 1 गाय ₹5,000 की, 2 गाय आ जाएंगी 10,000 की। 13 भैंस 26,000 की, तो 1 भैंस 2,000 की, और 3 भैंस आ जाएंगी 6,000 की। तो 2 गाय और 3 भैंस कितने रुपए की हो गई, ₹16,000 की हो गई। और ₹16,000 ही इस क्वेश्चन का आंसर है। यस यास्मीन। सानू क्या डाउट है इस सवाल में? किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? वेरी गुड मोहित। किसी भी भाई को इसमें कोई डाउट आया, सबको समझ आ गया ना? राहुल शीट डल जाएगी, पहले तुम सवाल पे फोकस करो कि आप सवाल समझे। समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए भाई, इतना आसान सवाल था, क्योंकि रिपीट करने लायक क्वेश्चन है नहीं बिल्कुल भी। ठीक है ना, ये बनाओ, करो। ये करिए भी, फटाफट करिए सभी लोग। बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 20 इज गोल्डन क्वेश्चन, फटाफट बनाइए। यदि मैं घोड़ा ₹6200 में बेचूं, गाय 2600 में बेचूं, तो आई विल अर्न 10% प्रॉफिट, तो मुझे 10% का प्रॉफिट होगा। अच्छी बात है। यदि मैं घोड़े को 6,000 में बेचूं, गाय को उसके क्रय मूल्य पर बेचूं,
घोड़े को बेचूं 6,000 रुपए में, गाय को बेचूं उसके सीपी पर, तो मुझे 12.5% का प्रॉफिट होगा। प्रत्येक के सीपी का डिफरेंस बताइए, डिफरेंस बिटवीन सीपी ऑफ ईच। करो सवाल। रामललित ऐसा नहीं है, करिए। देखो क्वेश्चन देखो, मेरे पास एक घोड़ा है, एक गाय है। सपोज घोड़े की कीमत है H और गाय की कीमत है G। यही है कीमत। घोड़े का कॉस्ट प्राइस है H रुपए, गाय की कीमत है G रुपए, गाय का कॉस्ट प्राइस है G रुपए। अगर मैं घोड़े को 6,000 रुपए में 6200 रुपए में बेचूंगा, घोड़े को बेचा मैंने 6200 रुपए में, गाय को बेचा मैंने 2600 रुपए में, तो घोड़ा प्लस गाय मिलकर कितने में बिक गया? तो आपका जवाब होना चाहिए सर घोड़ा और गाय मिला के 8800 रुपए में बिक गया। कितने में बिक गया? 8800 में बिक गया। तो घोड़ा प्लस गाय मिला के 8800 में बिका और मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 10%। बेटा प्रॉफिट कितना हुआ? 10% प्रॉफिट हुआ। मतलब 8800 गाय प्लस घोड़े के टोटल सीपी का 100% है। अभिजीत गोपाल होगा ये 110% की वैल्यू है भैया। अगर 100% पे 10% प्रॉफिट कमाओगे तो 110% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब कितना? 8,000 रुपए। तो मैं कह सकता हूं कि घोड़ा प्लस गाय का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 8,000 रुपए है। घोड़ा प्लस गाय का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? वो 8,000 रुपए है, 8,000। बोलो क्लियर है? तो गाय प्लस घोड़े का जो टोटल सीपी 8,000 रुपए हो गए। यहां तक मेरी बात समझ में आई? आगे क्या बोला है? अगर हम घोड़े को सेल करें 6,000 रुपए में और गाय को सेल करें इसके सीपी पर, तो अपने को 12.5% का प्रॉफिट होगा। अच्छी बात है। तो आप बताइए सीपी का डिफरेंस बताइए। तो आप मुझे एक चीज बताओ, ये क्लियर है? घोड़ा प्लस गाय का टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 8,000 रुपीज। घोड़ा 6200 में बिका, गाय 2600 में बिकी, टोटल 8800 में बिके। 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 8,000 रुपए सीपी है। अगर मैं घोड़े को 6,000 रुपए में बेचता हूं, गाय को सीपी पर बेचता हूं, तो 12.5% लाभ होगा। आप मुझे बताओ कि 8,000 रुपए गाय प्लस घोड़े का टोटल कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं, मेरी बात को सुनना, अगर मैं 12.5% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं 8,000 रुपए पर, तो सभी भाइयों को पता है कि 12.5% का प्रॉफिट कमाने के लिए घोड़ा गाय दोनों को 9,000 रुपए में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा? 9,000 रुपए में सेल करना पड़ेगा। 12.5% यानी कि 1/8 का प्रॉफिट कमाना है। 8,000 रुपए के दोनों हैं तो 9,000 में बेचना पड़ेगा। 8,000 का 12.5% 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। 9,000 रुपए में बेचना चाहिए। घोड़ा तो बिका 6,000 रुपए में, तो आप मुझे बताओ घोड़ा को बेचा है 6,000 रुपए में, गाय को बेचा उसके सीपी पर, गाय को बेचा उसके सीपी पर कॉस्ट प्राइस पर। घोड़े को बेचा 6,000 रुपए में, गाय को बेचा कॉस्ट प्राइस पर, टोटल 9,000 में बिके। तो क्या गाय का कॉस्ट प्राइस 3,000 रुपए नहीं है? तो गाय का कॉस्ट प्राइस आ गया 3,000 रुपए, 3,000। अगर गाय का सीपी 3,000 है तो घोड़े का सीपी 5,000 है और दोनों का डिफरेंस 2,000 है। तो 2,000 रुपए दोनों के सीपी का डिफरेंस आ गया। दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन जो कि बिना पेन उठाए आपको सॉल्व करना था। है कि नहीं? ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है। डाटा चेंज करके इसको ट्राई करना खुद से, ये करिए।
सवाल नंबर 22, इसको सॉल्व करिए। अच्छा किशोर, भरत भयंकर सवाल नहीं था, ये तो आसान सवाल था। रजनीश, एलिगेशन में भी जब मैं एलिगेशन पढ़ाऊंगा तो इस टाइप के मतलब थोड़े डाटा चेंज करके और भी वैरायटी के सवाल मिलेंगे, तो वहां एलिगेशन से ही समझ में आ जाएगा आपको। सेलिंग प्राइस दिया ना 6200, बंटी ने, हाँ सेलिंग प्राइस दिया था, क्या प्रॉब्लम है, मैं वहां से सीपी ले आया। एक आदमी ने एलईडी टीवी को बेचा 8% के प्रॉफिट पे, फ्रिज को 15% के प्रॉफिट पे। यदि वो एलईडी टीवी को 15% के प्रॉफिट पे, फ्रिज को 8% के प्रॉफिट में बेचे तो 350 रुपए का कम प्रॉफिट होगा, तो 350 रुपए का लेस प्रॉफिट होता है। एलईडी टीवी और फ्रिज का सीपी बताइए, यदि दोनों का परचेजिंग प्राइस 30,000 रुपए, तो आप मुझे बताइए एलईडी, ये हो गया एलईडी, और ये हो गया फ्रिज। एलईडी और फ्रिज का परचेजिंग प्राइस 30,000 रुपए। अब ऐसा सवाल जो है मेंटली कैलकुलेशन में आपको सिखा चुका हूं, वो आपको सिखाने की जरूरत नहीं, ना ही मैं बताने वाला हूं आपको। एलईडी टीवी को 8% के प्रॉफिट पे, फ्रिज को 15% के प्रॉफिट पे। अगर एलईडी टीवी को 15% के प्रॉफिट पे, फ्रिज को 8% के प्रॉफिट में, तो 350 रुपए कम, तो डिफरेंस लीजिएगा। 8 माइनस 15 माइनस का 7% आएगा, 15 माइनस 8 7% आएगा, तो ये आएगा माइनस का 7% एलईडी प्लस 7% ऑफ फ्रिज का प्राइस, डिफरेंस कितना आएगा उधर से 350 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 से तुम्हारा 350 50 बार कट जाएगा, तो माइनस का एलईडी और ये तुम्हारा 5000 आ जाएगा, 5000। आपसे पूछा है किसका प्राइस पूछा है, फाइंड द सीपी ऑफ एलईडी टीवी। एलईडी टीवी का पूछा है, दोनों को जोड़ लेते हैं पहले। फ्रिज का प्राइस आ जाएगा 17,500, फ्रिज का प्राइस 17,500 आ गया। एलईडी का कितना आ जाएगा, एलईडी का आ जाएगा 12,500, किधर है, ये रहा बी, 12,500 आंसर। इतना आसान सा सवाल था। अब लिखने का मेरे पास समय नहीं है, अपने आप लिखते रहना कैसे किया इस सवाल को। जिस बच्चे ने ये वाला सवाल ढंग से पढ़ा है, कौन सा वाला, ये वाला नहीं, ये वाला, उसको लिखने की जरूरत नहीं है इस सवालों को, ठीक है। हाँ, दोनों का प्राइस पूछ रहा है ना, दोनों का निकाल लो। फ्रिज का कितना आ गया 17,500, एलईडी का कितना आ गया 12,500। ये करिए सवाल नंबर 23, और ये लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट बनाइए। लॉन्ग में गौरव मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं क्वेश्चन, थोड़ा अपने हाथों को भी कष्ट दो, पूरा लिखो करो, समझ में आएगा, शॉर्ट में समझना है। अच्छा, एक शॉपकीपर ने 2 रेडियो खरीदे 2375 रुपए में, बढ़िया बात है। पहले रेडियो को 12% के प्रॉफिट में, दूसरे को 24% के प्रॉफिट में, उसको कुछ प्रॉफिट हुआ। यदि दूसरे को 24% के प्रॉफिट पे, पहले को 24 के, दूसरे को 12% के प्रॉफिट पे, तो 9 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होगा, अच्छी बात है। तो दोनों रेडियो का प्राइस ऑफ बोथ द रेडियो, दोनों रेडियो का प्राइस आपसे पूछा गया है। आंसर देखिए, बहुत ही आसान सवाल है यार, इसमें कुछ है नहीं। चलो मैं इसको बता दे रहा हूं बेसिक से, वैसे ही है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आप मुझे बताओ, पहले रेडियो देखो, 2 रेडियो, ये पहला रेडियो का प्राइस फर्स्ट मान लो, दूसरे रेडियो का प्राइस सेकंड मान लो। पहले रेडियो को अगर 12% के लाभ पे बेच रहे हो, दूसरे को 24% के लाभ पे बेच रहे हो, तो ओवरऑल आपको कुछ प्रॉफिट हुआ, मुझे नहीं पता कितना प्रॉफिट हुआ ना। अगर हम ये करें कि पहले रेडियो को 24% के लाभ पे बेचें, 24% के प्रॉफिट पे, और दूसरे रेडियो को बेचे 12% के प्रॉफिट पे, तो क्या होगा,
तो आपको जो प्रॉफिट है 9 रुपए ज्यादा होगा, के प्लस 9 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो आप यहां से एक चीज समझिए कि दूसरी इक्वेशन में से पहली को घटाओ तो 12% आएगा ना। 12 24 माइनस 12 12, 12 माइनस 24 माइनस का 12, तो 12% ऑफ फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वल टू कितना डिफरेंस आ जाएगा, 9 रुपए के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये मेंटली सोचना था। 12% ये माइनस का 12, तो दोनों के डिफरेंस का 12% 9 रुपए। तो पहले रेडियो और दूसरे रेडियो के सीपी का डिफरेंस अगर 12% का मतलब 9, तो यहां किससे डिवाइड कर दीजिए, 3 से। तो 4% का मतलब 3, तो 4% का मतलब अगर 3 है तो किससे मल्टीप्लाई करें, 12% का मतलब अगर 9 है तो 9/12 इंटू 100 ही कर लेते ना, 900/12 आ जाएगा। और 900/12 मतलब 75 रुपए, 75 रुपीज। तो दोनों जो तुम्हारे टीवी हैं, दोनों रेडियो के सीपी का डिफरेंस 75 आ गया। 75 ना तो इस ऑप्शन में है, ना ही इस ऑप्शन में है, ना ही इस ऑप्शन में। इस ऑप्शन में 75 रुपए डिफरेंस दिख रहा है और यही आंसर है। हाँ भाई, बी ऑप्शन। दोनों के प्राइस का डिफरेंस 75 रुपए आ गया ना, एक ही ऑप्शन 75 रुपए है और ये करेक्ट आंसर है। ठीक है यार, कॉमन ले ले तो यार तुम ना भाई, एक एक स्टेप कैसे करोगे तुम पेपर में। 24 में से 12 को घटाओ, 12% ऑफ फर्स्ट, 12 में से 24 को घटाओ, माइनस का 12, 12 में से 24 घटाएंगे माइनस 12% ऑफ सेकंड। के प्लस 9 में से के घटाओ, के से के घटा 9। उसके बाद 12% कॉमन लेने पर, कॉमन लिया, फर्स्ट माइनस सेकंड इक्वल टू 9 रुपए। ठीक है, उसके बाद लिखो फर्स्ट माइनस सेकंड बराबर 9/12%, ऊपर जाएगा 100, 75 रुपए। यार इतना स्टेप लिखोगे तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो मेंटली लिखने वाली चीज है। ठीक है, ये सवाल मात्र से आपको 15 से 20 सेकंड में सॉल्व करना था। अगर आप 15 से 20 सेकंड से ज्यादा समय ले रहे हो, लिखने पर टाइम वेस्ट करो, लंबा लंबा तरीका, तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाकी के 2-3 क्वेश्चन है उनको आप खुद से ट्राई करना। हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर। सब लोग हेडिंग डाल लें कॉपी में, मिक्सचर, मिश्रण। मिक्सचर हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रण। देखिए अब सुनना गौर से, मिक्सचर और मिश्रण। पहले बताओ कि नंबर सिस्टम पढ़ लिया, परसेंटेज पढ़ लिया, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ लिया, समझ में आया? कुछ अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, मिल्क वाटर ही होगा अब। अच्छा लगा, कुछ समझ में आया? बताओ। प्रॉफिट लॉस में 250 से ज्यादा क्वेश्चन हुए हमारे भाई। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 200 प्लस सवाल हुए हैं, रेशियो में आपके 100 प्लस हैं, और प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में 250 प्लस हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। बैंकिंग के भी क्वेश्चन है भाई। चलो ठीक, 1 सेकंड के लिए क्वेश्चन लगवा लेते हैं, थोड़ी देर इंतजार करेंगे। हाँ भाई,
कमेंट दिखाओ, कमेंट। अरे ऑफलाइन ऑफलाइन तो सब बेकार हैं, ठीक है। यस एक्स लव मिल्क वाटर, सर मुझे नहीं नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल होगा। अच्छा राहुल। क्यों भाई गौरव? चलिए देखिए स्टार्ट करेंगे मिक्सचर और एलिगेशन। देखिए एक्चुअल में आप बुक्स में देखोगे तो मिक्सचर और एलिगेशन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया है, जबकि दोनों अलग अलग टॉपिक है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक है। तो मैंने मिक्सचर की एक ही शीट बनाई है और एलिगेशन की मैंने 2 शीट बनाई हुई है, ठीक है ना। तो मिक्सचर हम अलग करेंगे, एलिगेशन हम अलग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब सुनना गौर से। अगर मैं एग्जाम में इसके वेटेज की बात करूं तो अगर आप सीजीएल प्री का पेपर दे रहे हो या फिर सीएचएसएल का पेपर दे रहे हो, सेम ही लगभग एग्जाम का पैटर्न है, तो 25 क्वेश्चन में से 1 से 2 सवाल ही आपको देखने को मिलता है। मिनिमम 1 क्वेश्चन और मैक्सिमम 2 सवाल मिक्सचर और एलिगेशन से, ठीक है ना। दूसरी बात, लेकिन अगर आप सीपीओ का पेपर दे रहे हो तो 50 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिक्सचर और एलिगेशन से देखने को मिलता है। अगर आप सीजीएल मेंस का पेपर लिखने वाले हो तो सीजीएल मेंस के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन में से 4 से 5 सवाल, अब तो खैर ज्यादा आने लगे, पहले नहीं आते थे, 5 से 6 क्वेश्चन आपके मिक्सचर और एलिगेशन से होंगे, 5 से 6 क्वेश्चन। अगर आप सीडीएस के पेपर की बात करते हो, डिफेंस के एग्जाम की, तो उसमें भी 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन में से 2 से 3 सवाल ही मिक्सचर एलिगेशन से मिलते हैं। कैट का पेपर होता है, 35 क्वेश्चन आते हैं क्वांट के, उसमें 1 क्वेश्चन ही होता है मिक्सचर और एलिगेशन से मैक्सिमम। स्टेट लेवल का भाई हर एग्जाम का अलग अलग है, स्टेट लेवल का हर एग्जाम का अलग अलग है। तो हाँ, बैंकिंग में भी 2 क्वेश्चन फिक्स हैं। बैंकिंग में भी 35 क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर एग्जाम में, 2 क्वेश्चन फिक्स हैं मिक्सचर और एलिगेशन से, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन बैंकिंग के पेपर में भी बनेगा मिक्सचर और एलिगेशन से। मिल्क और वाटर बैंकिंग का भी फेवरेट है, बल्कि बैंकिंग का ही ज्यादा फेवरेट है, ठीक है भाई। रेल में भी वही 2 से 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। क्लियर है? चलो अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, सुनना मेरे को, एक बात मैं बता रहा हूं, आपने बुक्स देखी होगी तो वहां पे आप मिक्सचर के जो सवाल हैं वो फॉर्मूला से करते होंगे। मेरी डिक्शनरी में हम फॉर्मूला से कोई सवाल नहीं कराएंगे, मुझे फॉर्मूला आता ही नहीं है और ना ही मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा। स्टेट एग्जाम में 1-1, 2-2 क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, ठीक है। फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है। जितना भी मैं आपको मिक्सचर सिखाऊंगा सब आपको रेशियो मेथड से सिखाऊंगा, सब आपको रेशियो मेथड से सिखाऊंगा। दूसरी बात, रेशियो मेथड या मैं कंसेप्ट यूज करता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर या स्केलिंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर या स्केलिंग फैक्टर, बात एक ही है, मल्टीप्लाइंग या स्केलिंग फैक्टर। क्लियर है भाई? इसका हम कंसेप्ट यूज करेंगे। तीसरा हम कंसेप्ट यूज करेंगे यहां पे डेविएशन। डेविएशन इतना है और कुछ नहीं है। और चौथा हम यहां पे कंसेप्ट यूज करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ये मैं कंसेप्ट यूज करूंगा। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रहा है, सारे फॉर्मूला वाहियात और बकवास है। हर सवाल करने के लिए अलग फॉर्मूला रटो, आसान सवाल आसान डाटा के लिए अलग फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेटिव के लिए अलग तरीके से करो, कुछ नहीं करना। मैं पूरा मिक्सचर और एलिगेशन या पूरा अर्थमेटिक इन्हीं चारों कंसेप्ट बताता हूं, रेशियो मेथड, डेविएशन, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज।
अभी तक आपको पता चल गया होगा कि परसेंटेज का जो सक्सेसिव वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और आपको रेशियो मेथड अब धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, डेविएशन का यूज आप सीख रहे होगे। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो मैं बताता हूं, स्केलिंग फैक्टर, किसी चीज को बढ़ा रहे, स्केल अप कर दिया, किस फैक्टर से किया, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई उसको किया है, चेंज कितने मल्टीप्लाइंग फैक्टर से किया, ये चीजें आपको समझनी है। मिक्सचर का सीट और ये तुम्हारा ये जो तीसरी सीट है प्रॉफिट लॉस की डिस्काउंट की, मैं अपलोड करवा दूंगा अभी आज ही, टेंशन मत लो। यहां तक बात समझ में, देयर इज नो फॉर्मूला। क्लियर है भाई? बोलो बात समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है, चलो अब देखिए। हाँ, सक्सेसिव SICI में भी लगेगा। अब मैं आपको बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा। ये एक बर्तन है, ये एक जार है, ये एक बर्तन है, ये एक जार है। सपोज इस बर्तन में मिल्क 40 लीटर है। मिल्क कितना है? 40 लीटर। इस बर्तन में वाटर कितना है? वाटर है 15 लीटर। तो अगर ये तुम्हारा एक बर्तन है, ये बर्तन में मिल्क और पानी का मिश्रण भरा हुआ है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है इस बर्तन में। इस बर्तन में मिल्क और वाटर का मिक्सचर इस तरीके से लबालब भरा हुआ है। तो मिल्क है 40 लीटर, पानी है 15 लीटर। तो इसका मिल्क प्लस पानी का ये क्या हो गया? मिक्सचर। तो मिक्सचर कितना हो गया? 55 लीटर। तो मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी क्या होगी? 55 लीटर। अगर ये टोटल मिक्सचर 55 लीटर का है तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? हम क्वांटिटी पे फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं रेशियो में। सुनना यार, ध्यान से सुनो। और डेली क्लास लाइव अटेंड किया करो, लाइव पढ़ा करो, ज्यादा एनर्जी में रहते हो। समझ में आया ना? देखो, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, 8:3 कितना है? 8:3 कितना है भाई? 8:3 कितना है? 8:3। इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 8:3। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? बोलो बात समझ में आई? मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया? 8:3। देखेंगे ना, मिल्क 40 है, वाटर तुम्हारा 15 है, रेशियो कितना है? 8:3। अब मैं आपसे कहता हूं कि आपने इसमें से 22 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। कितना? 22 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। आप मुझे बताओ, सुनो, अरे रेशो अपने मन से थोड़ा ना माने शानू। मिल्क कितना है? 40 लीटर। पानी कितना है? 15 लीटर। तो मिल्क वाटर का रेशियो 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, कितना? 8:3 है ना? 8:3 है। हाँ शाहिद, अच्छा मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं। आपके हाथ में मैंने भगोना दिया, बर्तन दिया, उसमें मिल्क और वाटर का घोल है। मिल्क उसमें 40 लीटर है, पानी उसमें 15 लीटर है, टोटल मिक्सचर 55 लीटर है। मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से 10 लीटर दूध निकाल लो। तो क्या आपके लिए पॉसिबल है दूध निकालना? आप मुझे खुद बताओ। अगर दूध में पानी मिल गया तो वो मिक्सचर बन गया। अब दूध नहीं निकलेगा, अब निकलेगा मिक्सचर। बिना केमिकल प्रोसेस के, बिना केमिस्ट्री लगाए आप मिक्सचर में से, ऐसा नहीं कि दूध अलग निकाल लो पानी अलग निकाल लो, ये मिक्सचर बना दे, दूध पानी का घोल बना दिया। मैं इसमें से कहता हूं भाई इसमें से 1.5 लीटर दूध निकाल ले और 100 ग्राम पानी निकाल ले, क्या निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। बात समझ में आई? तो जब एक चीज मिक्स हो जाती है तो फिर हम अगर उसमें से गिलास भर के अगर निकालेंगे तो दूध या पानी नहीं आएगा, दूध प्लस पानी बोथ आएगा, है ना? मिक्सचर निकलेगा। समझ में आ गया? तो अगर मैं 22 लीटर मिक्सचर निकालता हूं तो अब बर्तन में कम रह जाएगा। अगर मैंने यहां से 22 लीटर मिक्सचर निकाल लिया तो अब बर्तन में मिल्क वाटर का जो घोल है थोड़ा कम रह जाए। कितना रह जाएगा? अब बर्तन में केवल ये जो मिक्सचर है
कितना था पहले? 55 लीटर था। 22 लीटर निकाल के आप पी गए, तो अब कितना मिक्सचर रह गया इस बर्तन में? केवल 33 लीटर रह गया। कितना रह गया? 33 लीटर रह गया। कितना रहेगा भाई? 33 लीटर रह गया। यस और नो? अच्छा किशोर, 33 लीटर रह गया। तो आप मुझे बताओ उस 33 लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? 33 में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? बताओ क्या रेशियो होगा मिल्क वाटर का? और कितना मिल्क होगा, कितना वाटर होगा? कितनी क्वांटिटी मिल्क की होगी और कितनी क्वांटिटी वाटर की होगी? अगर क्वांटिटी बताओ उसके बाद मिल्क वाटर का रेशियो बताओ। अर्पण कह रहे हैं वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बताइए भाई। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। रेशियो सेम रहेगा, रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेशियो विल बी द सेम। वेरी गुड, हीरो हो भाई तुम तो। ये तुम्हारा एक मिक्सचर तैयार हो गया। इसमें 40 लीटर दूध है, 15 लीटर पानी, मिल्क वाटर का रेशियो 8:3। इस रेशियो का मतलब क्या है? इस रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो का मतलब है कि दूध ज्यादा है पानी कम है, मतलब मिक्सचर गाढ़ा है। दूध से 120%, 3 से कितना है? 5/3 है ना, तो 166.66% ज्यादा है पानी। दूध पानी से 166.66% ज्यादा है दूध है। क्लियर है? तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना कंसंट्रेशन अभी यहां पे तुम्हारा मिल्क या वाटर का है, सेम उतना ही कंसंट्रेशन यहां पे रहेगा। अगर इसमें मिल्क वाटर जिस रेशियो मिक्स किया गया है, अगर मैं एक गिलास भर के निकाल भी लूंगा, जितना रेशियो पहले था आज भी उतना ही रेशियो रहेगा। रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेंज क्या होते? क्वांटिटी। भाई जैसा मिक्सचर पहले था आज भी वैसा ही मिक्सचर है। जैसा दूध पहला था आज भी वैसा ही मिक्सचर है। इस मिक्सचर का नेचर थोड़ी ना चेंज हो गया। इस मिक्सचर का नेचर थोड़ी ना चेंज होगा। चेंज क्या होगा? क्वांटिटी चेंज होगी। पहले बर्तन इतना भरा हुआ था, आज इतना भरा हुआ है, लेकिन जिस टाइप का मिक्सचर पहले था आज भी उसी टाइप का मिक्सचर है। रेशियो सेम है। अगर रेशियो 8:3 है और मिक्सचर 33 लीटर रह गया, तो आप बताओ 33 को 8:3 में ब्रेक करिए, 33 को 8:3 में ब्रेक करिए तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 33 का 8/11 यानी कि 24 लीटर। तो मिल्क इस समय 24 लीटर है। पानी कितना है? पानी कितना है? 3/11 पार्ट पानी है, तो 11 33 यानी कि 9 लीटर। पहले ये बताओ यस और नो, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अच्छा, यस, यहां तक क्लियर है। नाउ आप मुझे बताओ कि मिक्सचर निकाला कितना था मैंने? 22 लीटर। आप मुझे भाई मेरे ये बताइए मैंने कितना मिक्सचर निकाला था? 22 लीटर निकाला था। अच्छा साहिद, वेरी गुड सुनील। देखिए मैंने कितना मिक्सचर निकाला था? 22 लीटर। ये तुम्हारे पास ड्रम बर्तन भरा हुआ, भगोना भर के दूध और पानी का मिक्सचर है। इसमें से तुम गिलास भर के निकालोगे तो यार आप वही तो मिक्सचर निकाल लो। आपने 22 लीटर मिक्सचर निकाला। ये जो निकाला गया मिक्सचर है, ये जो निकलेगा ये उसी रेशियो में निकलेगा जिस रेशियो में एक्चुअल मिक्सचर में मिल्क और वाटर है। मतलब ये 22 लीटर भी 8:3 के रेशियो में ही निकलेगा। मतलब अगर आप 22 लीटर मिक्सचर निकाल रहे हो तो दूध और पानी किस, ऐसा तो है नहीं कि 22 लीटर मिक्सचर निकालो तो 22 लीटर दूध चला जाएगा या 22 लीटर पानी चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आपका मिक्सचर निकलेगा वो उसी रेशियो में निकलेगा। पानी और मिल्क उसी प्रोपोर्शन में निकलेगा जिस रेशियो में ये मिक्स है। तो मिक्स किस रेशियो में? 8:3 के रेशियो में। तो 22 को 8:3 में ब्रेक करो, तो 22 को 8:3 में ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा 16 लीटर, ये हो जाएगा 16 लीटर और ये हो जाएगा 6 लीटर। यानी कि मिल्क कितना बाहर गया? मिल्क कितना आउट गया? मिल्क आउट हुआ है
16 लीटर। और वाटर कितना बाहर निकला, वाटर बाहर निकला 6 लीटर। मिक्सचर कितना बाहर निकला, 16 + 6 22 लीटर। ये प्रॉपर थ्योरी है जो आपको पता होनी चाहिए। मतलब यहां पर निकाले गए में और फाइनल में रेशियो सेम होता है। मिक्सचर था, मिल्क वाटर का रेशियो कितना था, 8:3। निकाला कितना, 22 लीटर। जो निकाला है उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 8:3। कितना रह गया, 33 लीटर। उसमें भी मिल्क वाटर का रेशियो 8:3। तो रेशियो सेम रहता है, रेशियो सेम रहता है। ये कंसेप्ट है, बस इतना सा। क्लियर है। एक चीज होती है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सांद्रता। या तो मैं अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूंगा तो ये बोलूंगा कि रेशियो सेम रहता है, लेकिन अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूंगा तो ये बोलूंगा कि कंसंट्रेशन मिक्सचर का ऑलवेज सेम है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, गाढ़ापन, कि ये मिक्सचर कितना गाढ़ा है, इसमें किसका कितना परसेंटेज है। आप मुझे एक बात बताइए, कंसंट्रेशन मिल्क का भी निकल सकता है, वाटर का भी निकल सकता है। मिल्क का भी कंसंट्रेशन निकल सकता है, वाटर का भी कंसंट्रेशन निकल सकता है। कंसंट्रेशन या सांद्रता का मतलब ये होता है कि आउट ऑफ टोटल मिक्सचर, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये घोल है, ये दूध और पानी का घोल है, इसमें मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है, सांद्रता क्या है, तो आप ये कहोगे मिल्क के कंसंट्रेशन का मतलब है कि आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना परसेंट मिल्क है, कितना परसेंट मिल्क है। सिराज, जिस दिन से आप पढ़ना बंद कर दो उस दिन से, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इनिशियली टोटल मिक्सचर कितना है, 40 + 15 55 है। 55 लीटर में मिल्क कितना है, 40 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना है, अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो कंसंट्रेशन का मतलब टोटल, और जिस लिक्विड की आप बात कर रहे हो वो, ठीक है ना। मैं यहां पढ़ा रहा हूं, वो कह रहे हैं सर सिलेबस कब खत्म होगा। अरे बंद कर दो पढ़ना, सिलेबस खत्म है ना। सिलेबस खत्म करने से मतलब है कि नौकरी लगने से मतलब है। खत्म ही है वो, तो पढ़ना तो है नहीं। टोटल कितना है, 55। 55 में से मिल्क कितना है, 40। तो कितना परसेंटेज मिल्क है, 5 × 8 = 40 और 5 से 11, यानी कि 72.72% कंसंट्रेशन है मिल्क का। अगर 100% मिक्सचर है तो उस 100% में से 72.72% मिल्क है। 72.72% मिल्क है। जो बच्चे कहते हैं सिलेबस कम खत्म होगा, उनके लिए सिंपल सा जवाब, पढ़ना बंद कर दो, सिलेबस खत्म है भाई। मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है, 72.72%। अगर मैं आपसे कहूं वाटर कितना है, देखो एक्चुअल में कंसंट्रेशन का मतलब ये रेशियो से है। मुझे पता होना चाहिए कि यहां मिल्क वाटर का रेशियो कितना, 8:3। यहां मिल्क वाटर का रेशियो कितना, 8:3। यहां भी मिल्क वाटर का रेशियो कितना, 8:3। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर टोटल मिक्सचर 11 यूनिट है तो 11 यूनिट में से वाटर कितना है, 3 पार्ट। आउट ऑफ 11 पार्ट 3 पार्ट वाटर है, तो वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, 27.27%। ये वाटर का कंसंट्रेशन है। क्लियर है। यास्मीन, जो आपको अच्छा लगे वैसे कर लो। अच्छा श्वेता, घूसा मारे सुंदरी ने है। अरे नहीं यार, बालक ही तो हैं, बालक ही गलतियां करते। मैं भी एक जमाने में बालक था, हैं। दिनेश अप्रोक्सीमेशन है बेटा, ज्यादा मजे मत लो। देखो वैसे जिस हिसाब से बातें, उस हिसाब से तुम्हारे लक्षण, इनकम टैक्स ऑफिसर जो है वो बहुत परिपक्व आदमी होना चाहिए, बहुत समझदार, उसकी बातों में मैच्योरिटी होनी चाहिए। अभी तक तो मुझे दिख नहीं रही है तुम में।
कंसंट्रेशन में क्या प्रॉब्लम है? अगर सिलेबस निपटाना होता तो पहले दिन डेमो जबरदस्त और अगले दिन से रगड़ना शुरू। 4.5 महीने में बैच खत्म, अगला बैच लाओ, 5 एडमिशन, पैसा ही पैसा है भाई। वैसी मेंटलिटी चाहते हो तुम मेरी? बताओ। भारत में 90% ऐसे ही तो होता है। आईएएस की, यूपी पुलिस की कोचिंग से लेकर आईएएस की कोचिंग तक। है भाई। अच्छा बंटी। चलो समझ में आया। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आउट ऑफ टोटल मिक्सचर कितना पार्ट मिल्क है, कितना पार्ट वाटर है। क्लियर है ना? चलिए, तो ये थ्योरी थी। इसके अलावा कोई थ्योरी आपको मिक्सचर में नहीं देखने को मिलेगी। एक थ्योरी मैं आपको और पढ़ाऊंगा, सवालों के साथ साथ में टाइप वाइज पढ़ाऊंगा। टीचिंग टेक्निक्स कहां सीखे? अभिषेक जन्मजात है। टीचिंग टेक्निक सीखने से आती तो काम ही आसान ना हो जाता। शीट में भाई टोटल 57 क्वेश्चन है और एक ही शीट है मिक्सचर की। मिक्सचर एक छोटा सा टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 से। करिए जल्दी से फटाफट। पहला सवाल बनाइए। हाँ सुल्तान। अच्छा बंटी। अच्छा अभिषेक, सवाल करो। क्वेश्चन के लिए रेडी हो? क्वेश्चन नंबर 1। एक दूधिया के पास 2 प्रकार के दूध हैं। बड़ा बढ़िया सवाल है। एक मिल्कमैन के पास 2 टाइप्स के मिल्क है। फर्स्ट कंटेनर में मिल्क का परसेंटेज 80% है। तो 2 ड्रम है। पहले में जो मिल्क का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन समझे कि जैसे सपोज 100 लीटर मिक्सचर है तो उसमें 80 लीटर ही दूध है, बाकी का 20 लीटर पानी है। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है? भैया अभिषेक अपना स्टाइल बनाओ। तो पहले में कंसंट्रेशन 80% है। सेकंड कंटेनर में मिल्क का जो परसेंटेज है वो 60% है। मतलब 60% मिल्क है तो 40% क्या रहा होगा? पानी रहा होगा सेकंड कंटेनर में। अच्छा, तो 2 टाइप का मिल्क है। एक में कंसंट्रेशन 80% है, एक में 60% है। अच्छा, इफ ही मिक्सेस 28 लीटर ऑफ मिल्क ऑफ द फर्स्ट कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर का कितना लेता है? 28 लीटर लेता है। मतलब 28 लीटर उसने मिक्सचर लिया जिसमें 80% मिल्क है। दूसरे कंटेनर का कितना लिया? 32 लीटर। 32 लीटर लिया जिसमें मिल्क कितना है? 60% है। तो आप बताइए कि देखो उसके पास पहले से ही 2 मिक्सचर थे। इसमें 80% मिल्क था, इसमें 60%। इसका 28 लीटर लिया, इसका 32 लीटर लिया, दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स करने पे जो नया मिक्सचर बनेगा, उस नए मिक्सचर में मिल्क का कंसंट्रेशन कितना होगा? मिल्क का कंसंट्रेशन कितना होगा बताइए। और मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूं, डेविएशन। जब भी देखो, डेविएशन क्या होता है? डेविएशन हमेशा ओवरऑल इफेक्ट, एवरेज को निकालने के लिए काम आता है। डेविएशन का मतलब ओवरऑल इफेक्ट, ओवरऑल इफेक्ट को निकालने का काम आता है। 2 चीजों को मिक्स कर दिया, ओवरऑल निकालने के काम आएगा। करिए। ओवरऑल निकालें किससे? डेविएशन से। मैं हमेशा कहता हूं कि डेविएशन इज द वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक। आप क्या कर लीजिए, इसका रेशियो ले लीजिए। रेशियो भैया टोटल क्वांटिटी का रेशियो ले लो, क्योंकि मुझे परसेंटेज पूछा है तो मुझे एग्जैक्ट डाटा की जरूरत ही नहीं। रेशियो ले लो भैया। मैं ये कहता हूं 28 और 32 को 4 से काट लो। 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32। ये क्वांटिटी का रेशियो ले लिया मैंने।
ये मैंने क्वांटिटी का रेशियो ले लिया कि अगर उसने इसका 7 यूनिट मिक्स किया है तो इसका 8 यूनिट मिक्स किया है। क्लियर है? यहां 80% मिल्क का कंसंट्रेशन है, 60%। 80 और 60, देखो मैं ये कह सकता हूं कि 80 को आप इस तरीके से लिख सकते हो 60% प्लस 20%, लिख सकते हो कि नहीं? 60% प्लस 20%। आप कहेंगे सर हाँ हम लिख सकते हैं। देखो 60% मिल्क यहां भी है, 60% यहां भी है, 60% कंटेनर में मिल्क यहां भी है, 60% यहां भी है, तो ओवरऑल 60% तो आना ही आना है ना मिल्क, 60% तो आना ही आना है। बोलो कोई डाउट है? 60% तो आना ही आना है। एक्स्ट्रा कितना है? डेविएशन कितना है? तो 20% एक्स्ट्रा है, 7 इंटू 20%, 140% इज द डेविएशन। और इस डेविएशन को कितनी यूनिट्स? 7 प्लस 8, 15 यूनिट में इक्वल इक्वल बांट दो, 15 यूनिट में इक्वल इक्वल बांट दो, तो 5 से 28 और 5 से 3, 28/3%। तो 60%, 28 को 3 से डिवाइड करो, 9:1/3%। 9 से 27 से 28, तो 69:1/3% आपका ओवरऑल कंसंट्रेशन आ जाएगा मिल्क का, जो कि 69.33% है। ये क्यों नहीं बना डेविएशन से? करने को आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, पर मैंने बताया आपको डेविएशन से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब आप ये पूछोगे सर डेविएशन क्या है, ये कहां से ये बलाई? परसेंटेज पढ़ो, रेशियो पढ़ो, प्रॉफिट लॉस पढ़ो, डिस्काउंट पढ़ो। कितनी बार मैंने आपको डेविएशन सिखाया है, ना जाने कितनी बार। मैंने आपको यह भी बताया कि 80 और ये 60, अगर ये दोनों इक्वल इक्वल होते तो आंसर आपका 70 हो जाता, पर ये 8 है, ये 7 है, तो आंसर का झुकाव 60 की तरफ ज्यादा होगा। 70 और 60 के बीच में रहेगा आंसर, यानी कि ये आंसर तो पॉसिबल ही नहीं था जिसको आप बता रहे हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करिए। ये बनाइए फटाफट। सवाल नंबर 2। नहीं रजनीश, ये बहुत आसान सवाल है, ये बहुत आसान सवाल है। प्री के पेपर में 18 शिफ्ट बनती हैं, तो कितने क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन है नहीं, और वो सवाल एक ही जैसे होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। डेविएशन बहुत आसान सा कंसेप्ट था। आप यार पिछला थ्योरी ना ढंग से पढ़ा करो। परसेंटेज, रेशियो, ये मैंने आपको पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, इनको ढंग से पढ़ो। ये समझ में नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये करिए। 60 किलोग्राम ऑफ एन एलॉय, एलॉय होता है मिश्र धातु। जब हम दो अलग अलग मेटल को मिक्स कर देते हैं ना, तो एलॉय बन जाता है। यस, हाँ कृष्ण, इतना आसान सवाल है, आज के प्री के सवाल से भी आसान है। 60 किलोग्राम एलॉय ए को मिक्स किया गया 100 किलोग्राम एलॉय बी के साथ। मतलब मैंने दो टाइप की मिश्र धातु ली, एक एलॉय ए और दूसरी मिश्र धातु ली मैंने एलॉय बी। इसकी कितनी क्वांटिटी ली है? 60 किलोग्राम, और इसकी क्वांटिटी ली मैंने 100 किलोग्राम। सबसे पहले तो ये समझो एलॉय क्या है, मिश्र धातु होता है। जैसे तांबे को टीन के साथ मिला दिया तो क्या बन गई? एक एलॉय बन गई। ये आसान सा क्वेश्चन है। 60 किलोग्राम एलॉय ए, 100 किलोग्राम एलॉय बी। एलॉय ए में लीड है और टीन है। एलॉय ए में लीड है और टीन है, किस रेशियो में? 3:2 के रेशियो में। एलॉय बी में टिन है, कॉपर है, किस रेशियो में? 1:4 के रेशियो में। तो आपसे पूछा इनको जब मिक्स करेंगे तो नए एलॉय में टिन का अमाउंट क्या होगा, तो अपने को फोकस करना है टिन पे।
अपने को फोकस करना है टिन पे, तो आप इन दोनों को मिक्स करो, बस इतना पता लगा लो कि यहां से कितना टिन आएगा और यहां से कितना टिन आएगा। पहली अलॉय में लिड और टिन का रेशियो 3:2 है, यानी कि लीड और टिन का रेशियो 3:2 है। तो टिन कितनी है, कितनी है टिन? 60 केजी का 2/5 पार्ट टिन है। दूसरी अलॉय में टिन और कॉपर का रेशियो 1:4 है, मतलब टिन अगर 1 यूनिट है तो कॉपर 4 यूनिट है, यानी कि इसमें टिन कितनी है? 100 का 1/5 पार्ट, टोटल 5 में से 1 पार्ट टिन है। जब दोनों को मिक्स करिएगा तो जो नया अलॉय बनेगा उसमें कितना टिन होगा? 5 से 60, 12 दूनी 24 और 5 से 100 20, 24 प्लस 20 यानी कि 44 केजी टिन होगा नए अलॉय में। अब बताओ ये सवाल टफ है क्या? कहां लिखा है 140 पर? कहां लिखा है? 1:4 है ना ये आसान है। चंद्रभूषण ऐसे सवाल मैं आपको दुनिया भर के करा चुका हूं। मैंने आपको ओवरऑल इफेक्टिव डिस्काउंट का सवाल कराया था जब डिस्काउंट पढ़ाया था, तब आपने कह दिया था कि सर समझ आ गया। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन। ये वाला भी बहुत आसान सवाल था और ये भी बहुत आसान सवाल था। अभी असली मिक्सचर आया नहीं है, ये करिए, ये करते हैं। यहां मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल टफ है, ये प्री का सवाल है, लेकिन सवाल करने बहुत जरूरी हैं ये वाले। करो, देखिए दो वेसल हैं, उनमें मिल्क और वाटर का रेशियो 7:8 और 13:5 है। दोनों वेसल को मिक्स किया जाता है 1:1 के रेशियो में। तो बताइए नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बनाइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार सवाल है। आपके पास दो बर्तन हैं, दोनों बर्तन में मिल्क और वाटर का मिक्सचर भरा हुआ है। दोनों बर्तन में मिल्क वाटर किस रेशियो में? इसमें 7:8 का रेशियो है, और दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 13:5 है, 13:5 है, 13:5 है, 13:5। क्लियर है? यस और नो करके ये बताइए भाई। 7:8, दूसरे में 13:5। देखो ये आपके पास एक मिक्सचर है, ये दूसरा मिक्सचर है, इसमें मिल्क वाटर का रेशियो 7:8 है, इसमें 3:5 है, ये रेशियो है। अब यहां पे क्या बोला गया? यहां पे ये बोला गया कि दोनों बर्तन को 1:1 के रेशियो मिक्स किया गया। मतलब जितनी क्वांटिटी, ये तो रेशियो, क्वांटिटी थोड़ा ना है, जितनी क्वांटिटी इसके लिए सेम उतनी ही क्वांटिटी इसके लिए, और दोनों को मिक्स कर दिया। दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले रहे हो, 1:1 का मतलब इक्वल क्वांटिटी को मिक्स कर रहे हो। तो नए मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। एलिगेशन से नहीं करना इस सवाल, रेशियो से करना है। एलिगेशन में दूसरा लगता है। आप मुझे बताइए भैया, ये 7 + 8, ये तो टोटल 15 हो रहा है, 15 लीटर, और ये हो रहा है 13:5 18 लीटर। ये तो गलत बात है ना यार, ये तो गलत बात है ना। 7 8 15 और 13:5 18, हमको तो इक्वल इक्वल करना है। तो एक्चुअल में यहां 15 और 18 को इक्वल करना पड़ेगा। 15 18 का एलसीएम होता है 90, तो 15 को 90 बनाने के लिए यहां 6 से मल्टीप्लाई, और यहां तुम्हारी मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? तुम्हारी 5 से। यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से। तो मतलब ये कह सकता हूं कि यहां से अगर यहां 42 लीटर मिल्क है तो वाटर कितना है? 48 लीटर। टोटल मिक्सचर हो गया 90 लीटर। दूसरे बर्तन में अगर मिल्क 13 पंजे 65 लीटर है तो पानी कितना है? 5 × 5 = 25 लीटर।
तो अगर दोनों मिक्सचर को मिक्स करेगा तो मिक्स करने पे मिल्क कितना आएगा, मिल्क आएगा 107, 5 2 7 6 4 10, 107। और वाटर कितना आएगा दोनों को मिक्स करके, 8 5 13 का 3, 4 1 5 2 7, 73। तो नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा 107:73 होगा, 107:73। ये तरीका है। बताओ यहां तक क्लियर है? नहीं बंटी, एलिगेशन से कैलकुलेटिव है यार। देखो ये अलग मिक्सचर है, ये अलग मिक्सचर है, इनको मुझे दिया है इन दोनों को किस रेशियो मिक्स करना है, मुझे इन दोनों के रेशियो भी दे रखे और नए उसका रेशियो पूछा है, तो ऑलवेज रेशियो लगाओ। एलिगेशन तो उल्टा होता, एलिगेशन से सवाल तब सॉल्व करते जब ये पूछता कि इसमें पहले बर्तन में इस रेशियो में, दूसरे में इस रेशियो में है, दोनों को मिक्स करके ये रेशियो आया, तो बताओ किस रेशियो में मिक्स किया। अगर सवाल ये पूछता ना दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया, तो एलिगेशन लगाते। यहां रेशियो ही लगाना आपके लिए आसान है। ठीक है, अच्छा राहुल। अरे क्लियर है ना? अब देखो ये हो गया इसको करने का बेसिक रेशियो वाला तरीका। आप इस सवाल को एलसीएम से भी बना सकते हो, एलसीएम मेथड से। सुनना मेरी बात, एलसीएम मेथड से भी बना सकते हो, एलसीएम मेथड से। अब सुनना गौर से, एलसीएम मेथड समझिए। दो बर्तनों में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, इसमें 7:8 है, इसमें 13:5 है, 13:5 है। दोनों को मिक्स किया गया 1:1 के रेशियो में। पूछा है मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा, मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा। आप मुझे बताइए ये कितना है 15 और ये कितना है तुम्हारा 18। तो 15-18 का एलसीएम कितना होता है 90 लीटर। 15-18 का एलसीएम कितना होता है 90 लीटर। 15-18 का एलसीएम कितना होता है 90 लीटर, 90 लीटर। बोलो बेटा 15-18 का एलसीएम क्या होता है 90 लीटर। तो मैंने ये कर लिया भाई, मैंने ये मान लिया कि इसका भी 90 लीटर मिक्स कर रहे हो, इसका भी 90 लीटर मिक्स कर रहे हो। ये तो 7 + 8 15 यूनिट है, 90 माना है तो 15 का 90 कितने गुना होता है 6 गुना। ये 13 + 5 18 यूनिट है, 18 से 90 कितने गुना होता है 5 गुना होता है। तो आप इतना बताओ कि मैंने इसका भी 90 लीटर ले लिया, इसका भी 90 लीटर ले लिया। थोड़ा यार दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये 7:8 है, 13:5 इक्वल रेशियो में मिक्स करना है। तो 7, 15 और 18 का एलसीएम कितना होता है 90 होता है। मैंने ये मान लिया कि 90 लीटर, इसका भी 90 लीटर मिक्स कर लो, इसका भी 90 लीटर मिक्स कर लो। तो 90 लीटर अगर इसका लोगे तो ये मिल्क वाटर का रेशियो, यहां भी तुम्हारे मिल्क वाटर का रेशियो है। आप मुझे खुद बताना यहां से मिल्क कितना आएगा, 90 को 7:8 में जोड़ो 42, यहां से कितना मिल्क आएगा, यहां से आएगा तुम्हारा 65। यहां से कितना आएगा वाटर, वाटर देखो 8 × 48, 48 वाटर। यहां से कितना वाटर आएगा 5 × 5 = 25, 25 वाटर। तो रिजल्टेंट मिक्सचर में मिल्क वाटर का जो रेशियो है 107:73 होगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। 1:1 का मतलब होता है मनीष इक्वल क्वांटिटी को। सवाल को दो तरीके से बोल सकता है, या तो दोनों जो मिक्सचर मिक्स के दोनों की इक्वल क्वांटिटी को मिक्स किया, सेम साइज के बर्तन लेके मिक्स किया, 1:1 के रेशियो मिक्स किया, सेम क्वांटिटी को मिक्स किया। यहां से कितना मिल्क आया 7×42, यहां से कितना मिल्क आया 13, यहां से कितना मिल्क आया 13×5 = 65। मिल्क की बात कर रहे हैं ना। यहां से कितना वाटर आया 8×48, यहां से कितना वाटर आया, वाटर की बात करेंगे तो 5×5 = 25, मिक्स कर दिया।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बनाओ, करो जरा। देखिए, टिन और कॉपर को ए एंड बी आर टू एलॉय, दो एलॉय हैं ए और बी, जिसमें टिन और कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल्स इन द रेशियो 13:11। देखो दो एलॉय हैं, पहले एलॉय में टिन और कॉपर का जो रेशियो है, टिन का और कॉपर का 13:11 है। दूसरे में ये जो रेशियो है 5:7 है, 5:7 है। टिन और कॉपर का रेशियो कितना है? 5:7 है, 5:7। अब यहां पे पहले सवाल में लैंग्वेज यूज की थी 1:1 के रेशियो मिक्स का। दीपक हर एक पैटर्न को यहां पे करूंगा, ये भी वही सवाल है, लेकिन यहां पे क्या बोला? इक्वल क्वांटिटीज ऑफ टू एलॉयज मेल्टेड टू फॉर्म ए थर्ड एलॉय सी। मिश्र धातु का क्या मतलब होता है? जब दो धातु को मिक्स कर दिया जाए, एलॉय बोलते हैं इंग्लिश में। तो दो अलग अलग एलॉय है, ये एलॉय ए है, ये एलॉय बी है। इसमें टिन कॉपर का रेशियो ये है, यहां टिन कॉपर का रेशियो ये है। दोनों की इक्वल क्वांटिटी ली भाई, जितनी क्वांटिटी इसकी ले रहे हैं सेम इतनी ही क्वांटिटी इसको ले रहे हैं। मिक्स करके एक नया एलॉय बनाया, उसमें टिन और कॉपर का रेशियो क्या होगा? आप इतनी बात समझिए कि यहां टोटल कितना है? 13, 11, 24। यहां है 7, 5, 12। तो 12 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 24। 12 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 24। मैंने ये मान लिया कि मैं इसका भी 24 केजी मिक्स कर रहा हूं, इसका भी 24 केजी मिक्स कर रहा हूं। ये 1 गुना है, ये तुम्हारा 2 गुना है। तो आप इतना सा मुझे बताइएगा भाई, इक्वल भी कर सकते हो, दोनों को इक्वल कर दो। तो यहां से कितना टिन आएगा? 13। यहां से कितना टिन आएगा? 5 दूनी 10। यहां से कितना कॉपर आएगा? 11 एकम 11। यहां से कॉपर आएगा 7 दूनी 14। तो टिन से कॉपर का रेशियो कितना आ जाएगा? 23:25। आंसर ए ऑप्शन। भैया इसका 24 केजी लोगे तो टिन कितना आएगा? 24 का 13/24, 13। यहां से टिन कितना आएगा? 24 का 5/12, 10। तो मैं ये कहता हूं कि यहां अगर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो यहां भी 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 एकम 13 टिन। यहां 2 से मल्टीप्लाई हो रहे तो टिन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 पंजे 10। यहां कॉपर निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 एकम 11। यहां 2 से मल्टीप्लाई कर लो कॉपर निकालने के लिए, 7 दूनी 14। एलिगेशन का अमित अलग से सीट बनाइए। अमन वेरी गुड, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहां पे इक्वल कर लो, 13, 11 हो गया, 13, 11, 24, 13, 11, 24। इसको इक्वल बनाने के लिए, 12 को इक्वल बनाने के लिए पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 1 से। अब करना है 13 और 5 दूनी 10, सेम ही चीज है। और यहां से 11 और 7 दूनी 14, रेशियो आ जाएगा 23:25। या तो क्वांटिटी को इक्वल कर लो, या फिर जो मैंने एलसीएम वाला तरीका बताया उससे कर लो। अगला सवाल लेते हैं। ये बनाओ। अब कहेंगे सर बहुत टफ क्वेश्चन है, कैसे करेगा? प्री के सवाल कराओ। प्री के और मेंस के सवालों में एक्चुअल में कोई फर्क है ही नहीं। बस ये है कि प्री के सवाल का डाटा आसान आ जाता है, उसका कैलकुलेटिव आ जाता है। ये करो, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई, यहां पे इसको चेंज कर दिया। देखो इस साल को मैं आपको 2 तरीके से कराऊंगा, जो तरीका बेस्ट लगे वो बताना, आगे के साल में वही तरीका लगाऊंगा। सुनते हैं। द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक इन एलॉय ए एंड एलॉय बी 3:4 एंड 5:9। कॉपर और जिंक का रेशियो, दो एलॉय हैं, दोनों एलॉय में, पहली एलॉय में कॉपर से जिंक का रेशियो 3:4 है, और दूसरी एलॉय में कॉपर से जिंक का रेशियो 5:9 है। कितना है? 5:9 है। ए एंड बी को लिया गया 2:3 के रेशियो में एक थर्ड एलॉय सी को बनाने के लिए। तो बताओ थर्ड एलॉय सी में कॉपर से जिंक का रेशियो क्या होगा? करिए जरा सॉल्व।
ऐसे सवाल में आपको रेशियो ढंग से पढ़ा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आप बताओ, मुझे दो एलॉय हैं, इनको मिक्स करना है 2:3 के रेशियो में। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया था, अगर तुम मेरे दुख को समझते तो मैंने तुम्हें बताया था कि 2:3 के रेशियो में मिक्स करना आसान बात नहीं है। पहले उनको इक्वल बनाओ, 2:3 को बाद में देखेगा, पहले इक्वल किया जाता है। दोनों की क्वांटिटी को पहले इक्वल बनाओ, उसके बाद 2:3 के रेशियो में करते रहना। यहां 4 3 7 है, यहां 5 9 14 है, तो 7 और 14 को इक्वल बनाने के लिए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों 14 14 हो गया, दोनों 14 14 हो गया, इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया, उसके बाद 2:3 के रेशियो में करना आसान है। ऊपर वाले देखो, मुझे पहली क्वांटिटी का 2 यूनिट चाहिए तो इसका 3 यूनिट। 2:3 के रेशियो मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और मिक्स कर दो। जैसे मिक्स करेगा तो कॉपर से जिंक का रेशियो क्या आएगा, आप जानते हैं। यहां से कितना कॉपर आएगा, यहां से कॉपर आएगा 2 दूनी 4 तिया 12 केजी। यहां से कितना कॉपर आएगा, 3 पंजे 15 केजी। यहां से जिंक कितना आएगा, पहली अलॉय से 2 दूनी 4 4 चौक 16 केजी। यहां से कितना जिंक आएगा, 3 नाम 27 केजी। तो आप बताओ कॉपर से जिंक का रेशियो 27:43, ये आंसर है, ए ऑप्शन। अब बताओ, कोई सवाल डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट सवाल करा रहा हूं मैं तुम्हें, हैं भाई? मैं बिल्कुल एग्जाम वाले सवाल कराता हूं, बिल्कुल डिट्टो। ना हार्ड ना आसान है तो हाँ भाई, पेपर में दोनों टाइप के सवाल आते हैं। ऐसा नहीं कि सारे हार्ड हार्ड भरे हुए कैलकुलेटिव, ऐसा और ऐसा भी नहीं कि सारे आसान भरे हुए। पेपर में हर टाइप के सवाल आते हैं। इजी भी आएगा, मॉडरेट भी आएगा, डिफिकल्ट भी आएगा। 20 सवाल इजी आएगा तो 4 सवाल बहुत डिफिकल्ट भी आएगा। समझ में आ रहा है तुम्हें? यही मेथड बेस्ट लग रहा है आपको? ठीक है। और अगर आता है तुमको तो सारे ही सवाल आसान है। एलसीएम मेथड बता रहे हैं दीपक, टेंशन मत लो। आगे वही तरीका कंटिन्यू करेंगे जिसको आप बोलोगे, एक ही तरीके से, दोनों से नहीं, क्योंकि दोनों तो अब आप कर ही लोगे, मास्टर हो ही चुके हो अब आप दोनों में। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहां कॉपर से जिंक का रेशियो 3:4 है और यहां तुम्हारा रेशियो 5:9 है, 5:9 है। क्लियर है मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत? तो आपको देखो, इनको मिक्स करना है 2:3 के रेशियो में, तो मिक्स मत करो, सबसे पहले इनका रेशियो लो। 3 4 5 9 रेशियो होता है तुम्हारा 14। कितना होता है? 14। अगर मैं 14 केजी इसका ले लू, 3 4 7 5 9 14, 7 और 14 का एलसीएम 14। अगर मैं इक्वल में इसको मिक्स करता तो ये 1 और ये सॉरी ये तुम्हारा 2 टाइम्स और ये 1 टाइम्स, यही होता। अगर इस सवाल में 2:3 की बजाय अगर 1:1 होता तो यही पिक्चर कर देते, बस इतना ही चीजें होता कि नहीं होता, इतना ही चीजें होती कि नहीं होती अगर 1:1 के रेशियो मिक्स करना होता। एलसीएम लेते, इसका भी 14 केजी ले लो, इसका भी 14 केजी ले लो, पर मुझे इक्वल नहीं चाहिए, मुझे करना है 2:3 के रेशियो में। तो इक्वल तो मैंने कर दिया, मुझे 2:3 के रेशियो मल्टीप्लाई करने, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां से कितना कॉपर आएगा, 2 दूनी 4 तिया 12। यहां से कितना कॉपर आएगा, 3 पंजे 15। यहां से कितना जिंक आएगा, यहां से जिंक आएगा 2 दूनी 4 चौक 16 और यहां से जिंक आएगा 3 नाम 27। तो आंसर आज भी 27:43 ही है। बताओ कौन सा मेथड कराऊं मैं आपको, और हर जगह फिर वही कराऊंगा। ठीक है ना? ये कॉपर जिंक है, ये भी कॉपर जिंक है। रेशियो मेथड कह रहे हैं,
आधे एलसीएम कह रहे हैं, आधे रेशियो कह रहे हैं। भैया ये आसान है, अगर हम कॉपर और जिंक का रेशियो निकालना चाहते हैं तो कॉपर यहां से कितना आ रहा है, 4 तिया 12 केजी, यहां से 3 पंजे 15 केजी, यहां से जिंक 4 चौक 16 केजी, 3 नाम 27 केजी। आसान नहीं है? चलो वो तो डिपेंड करेगा, दोनों से कर लेंगे। चलो यार तुम ऐसी बात कर रहे हो तो ये करो सवाल। कर दो सवाल, कर दो फटाफट। रेशो बेस्ट है, वे रेशो से करा देते हैं। दोनों बेस्ट हैं। मैं अब रेशो से करा रहा हूं भाई, सारे सवाल टेंशन मत लेना, अब रेशो से करा रहे हैं, ठीक है? डोंट टेक टेंशन, क्योंकि अब मैं रेशो से कराऊंगा, सारे एलसीएम से नहीं। चलो, एलॉय ए में कॉपर जिंक का रेशो 5:2 है। एलॉय ए है, देखो सेम सवाल प्री में भी आए हुए हैं, पिछले सालों के मेंस में भी आए हुए, मैंने लेटेस्ट सवाल लिया हुआ है, ठीक है? लेटेस्ट जो अभी पूछा हुआ ना वो वाला लिया हुआ है। एलॉय ए में कॉपर से जिंक का रेशियो कितना है, 5:2 है। दूसरी एलॉय बी में कॉपर से जिंक का रेशियो 1:3 का है, 1:3 है। ए और बी को मिक्स किया गया 9:8 के रेशियो में एक थर्ड एलॉय बनाने के लिए। तो बताइए न्यू एलॉय में जिंक का परसेंटेज कितना है? परसेंटेज ऑफ जिंक पूछा है नए एलॉय में, इस बार रेशियो नहीं पूछा, इस बार जिंक का परसेंटेज पूछा। समझ में आया कि नहीं? तो भैया मुझे यहां पे दोनों को मिक्स करना है 9:8 के रेशियो में। 9:8 को छोड़ो, पहले इक्वल तो बनाओ। ये भैया 5 2 7 है, 3 और 1 4 है, तो इक्वल बनाने के लिए यहां 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां 7 से। ये हो गया, अब इक्वल हो गया, दोनों 28 केजी हो गया ना। लेकिन मुझे तो भैया 9:8 के रेशियो मिक्स करना है, तो 9:8 ऊपर 9 से मल्टीप्लाई, नीचे 8 से मल्टीप्लाई, 9:8 के रेशियो में मिक्स हो गया। क्लियर है? राहुल कह रहे हैं गुड डिसीजन। ठीक है रजनीश। बताइए, मैंने आपको एक चीज बता रखी है कि आपको निकालना है फाइनल में कॉपर से जिंक का रेशियो। चाहिए तो कॉपर से जिंक का रेशियो ही ना, थर्ड एलॉय में मिक्स करके क्या आता है, रेशियो से ही परसेंटेज आ जाएगा। चलो अब देखते हैं। अब यहां पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहां 36 से मल्टीप्लाई करनी है, 56 से, और बाद में जोड़ना ही है। तो 4 से 8 जो सिंप्लीफाई हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते क्यों नहीं हो? 4 दूनी 8 काट लो, कैलकुलेशन क्यों ज्यादा कर रहे हो? 4 दूनी 8 है भाई, मल्टीप्लाई कर दी, 4 से 8 काट दिए 2 बार, 9 के यहां कर दी। कॉपर कितना आएगा, 9 पंजे 45। यहां से कॉपर कितना आएगा, 7 दूनी 14, एकम 14। यहां से जिंक कितना आएगा, 9 दूनी 18। यहां से जिंक कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 14 ती 42, 42 ये आएगा। सही किया है? 14 तिया 42 और 14 एकम 14, 9 पंजे 45 और 9 दूनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आप मुझे बताओ यहां कॉपर कितना हो गया, 5 4 9 4 1 5, 59 केजी। और जिंक कितना हो गया, जिंक हो गया 8 2 10 की 0, 1 और 1 2 4 7, 70 केजी। तो 59:70 आ गया। कितना आ गया भाई, 59:70। यस सर नो करिए, क्लियर है? 59:70 आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? 5 4 9 4 1 5, 8 2 10 की 0, 42 और 8 60 आएगा, सॉरी गलती कर दे रहे हम, 60, ठीक है। 59:60। आपसे क्या पूछा है, जिंक का परसेंटेज पूछा है। टोटल कितना हो गया,
टोटल हो गया 119। अगर 59 केजी जिंक है, 59 केजी कॉपर है, 60 केजी जिंक है, तो टोटल कितना है? 119। 119 में से जिंक कितना है? जिंक है 60 इंटू 100%, यही होगा कि नहीं? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब ऑप्शन से चेक करें इसका आंसर कौन सा ट्रू है। आप बताओ, ये 119 है, अगर 60 को मैं भाग देता 120 से तो 50% आता, लेकिन 60 को मैं 119 से भाग दे रहा हूं तो आंसर 50 से बिल्कुल थोड़ा सा ज्यादा आएगा। 50 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा। ना ये ऑप्शन है, ना ही ये ऑप्शन है। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, डी, 50.42%। डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, उससे देखो ऑप्शन का यूज करके। आंसर 50 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। कर लीजिएगा सवाल को, यस और नो। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन भी करो। एक और सवाल कर लेते हैं इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन। आज नहीं है। इस सवाल का आंसर तुम मुझे खुद करके बताओ। अब देखो पेपर में कितनी फास्ट करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:9 और ये 7:11। हाँ, मिक्स करना 4:3 के रेशियो में, तो 14 और 18। तो 14 और 18 को, तो 14 और 18 का एलसीएम आप बताइए कितना हो जाएगा? 126। नहीं रजनीश, अच्छा ठीक है। 14 और 18, तो 14 निम्मा 18 सत्ते 9:7 हो गया। बोलो यहां तक किसी भी भाई को कोई समस्या है? सबसे पहले इक्वल कर लिया, 4:3 के रेशियो मिक्स करना, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से मल्टीप्लाई। 3 से 9 3 बार कट गया, तो 4 तिया 12 पंजे 60 और 7 सत्ते 49। 60 प्लस 49 यानी कितना? 109। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आंसर, आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और यहां रेशियो ले लो, 4 तिया 12 निम्मा 108 और 11 सत्ते 77। 108 प्लस 77 यानी कि 185, तो ये आ जाएगा 109 रेशियो 185। ठीक, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अगला थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेगा, ये रहा। यस, डेंजरस क्वेश्चन। सवाल वही है, लैंग्वेज को मैंने घुमा के एक नया क्वेश्चन क्रिएट किया, इसको सॉल्व करो। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी तक मैंने कराया है, लेकिन है मजेदार भाई। करो जरा इस सवाल को, एक्स्ट्रा भी कराएंगे अमित भाई। अभी तो मिक्स करने वाले करा रहे हैं ना, बेसिक सवाल चल रहे हैं अभी। प्री के में भी आ जाता है, मेंस में भी कभी कभार आता है। करो जरा इस सवाल को, कौन करेगा? देखिए, 2 बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है, 2 वेसल में मिल्क और पानी का मिश्रण है। फर्स्ट मिक्सचर में मिल्क जो है, या मिल्क और पानी हो गया। फर्स्ट मिक्सचर में जो मिल्क है वो 31.25% कम है वाटर से। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मिक्सचर में जो मिल्क है वो 31.25% कम है वाटर से। 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/16। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट मिक्सचर में 16 मिल्क है, 16 वाटर है, तो मिल्क 5 कम यानी कि 11 है। 11:16, ये बना रेशियो 11:16, यही है।
भैया फर्स्ट मिक्सचर में जो मिल्क है वो वाटर से 31.25% कम है। 31.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/16 है। अगर 16 वाटर है तो मिल्क 5 कम यानी कि 11 है। आगे देखते, सेकंड मिक्सचर में डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 11.11% ऑफ टोटल मिक्सचर। सेकंड मिक्सचर में मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का डिफरेंस, अब ये नहीं बताया कि डिफरेंस मिल्क में से वाटर का लेना है कि वाटर से मिल्क, भी बताया नहीं, तो जो पहले दिया है उसमें से लेंगे। मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का जो डिफरेंस है टोटल मिक्सचर का 11.11% है। आप मुझे बताओ 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो सबका जवाब होना चाहिए 1/9। क्वेश्चन में घुमा फिरा के ये दिया है कि सेकंड मिक्सचर मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का डिफरेंस टोटल क्वांटिटी का 11.11% है। मतलब अगर टोटल मिक्सचर मिल्क प्लस वाटर 9 है तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का डिफरेंस 9 का 11.11% यानी कि 1 है। यानी कि कितना है, 1। मतलब अगर टोटल मिक्सचर 9 है, अगर टोटल मिक्सचर 9 लीटर है तो मिल्क वाटर की क्वांटिटी का डिफरेंस 1 लीटर होना चाहिए, यानी कि मिल्क 5 होगा, वाटर 4 होगा। 5 और 4 9 होता है और 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है। कर लीजिएगा, पहले बताओ। पहले ये बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? भैया मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का डिफरेंस टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का 1/9 है। टोटल मिक्सचर कितना है, 9, तो मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का डिफरेंस 9 का 11.11% 1 के बराबर है क्वांटिटी का डिफरेंस। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं, 10.5 लीटर ऑफ फर्स्ट मिक्सचर का 10.5, सेकेंड मिक्सचर का 17.5 मिक्स किया गया है, तो मिल्क वाटर का रेशियो बताइए नए मिक्सचर में क्या है। नहीं महेश भाई, अगर हमको ये नहीं बताएगा कि मिल्क ज्यादा है कि वाटर, तो डिफरेंस बोला गया तो पहले जो चीज बोली गई है उसमें से दूसरी चीज को घटाएंगे, मिल्क माइनस वाटर लेंगे। जनरली क्वेश्चन में यही होता है। अच्छा, अब देखो अलग अलग क्वांटिटी मिक्स के, इसका 10.5 लिए, इसका 17.5, तो अलग अलग क्वांटिटी को छोड़ो, पहले इक्वल बनाओ। 11 16 27 5 4 9, 27 और 9 को इक्वल बनाने के लिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई, नीचे 3 से, 27 27 हो गया। यहां तक बात ठीक है। अच्छा आगे देखो, अब ये क्वांटिटी तो लीटर में दे दी, एग्जैक्ट दे दिया, अपने को तो एग्जैक्ट चाहिए नहीं, रेशियो चाहिए, तो रेशियो निकाल लो ना। पहले मिक्सचर का 10.5 लिया, दूसरे का 17.5, किस रेशियो मिक्स किया, 3.5 3 और 3.5 5, 3:5 के रेशियो मिक्स किया है। पहले और दूसरे मिक्सचर को 3:5 के रेशियो मिक्स किया, कर दो 3:5 के रेशियो मिक्स। ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से, ऊपर 3 से, नीचे 5 से, 3 से 3 कट गया। तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या आया, ऊपर से मिल्क कितना आएगा 11 कम 11, नीचे से कितना आएगा 5 चौक 20, नीचे वाटर कितना आएगा 16 कम 5 25 25, सॉरी, वहां से कितना वाटर आएगा 16 कम 16, नीचे से कितना वाटर आएगा 5 चौक 20, तो मिल्क कितना आ गया 11 प्लस 25 36, वाटर भी 16 प्लस 20 36, और 36:36 का मतलब 1:1। रजनीश बता तो दिया, आंसर इज 1:1। तो अगर इस तरीके से एग्जैक्ट क्वांटिटी दी हो और आप डर जाओ तो उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, सवाल आसान रहेगा। क्लियर है? नहीं न्यू नहीं है कुछ भी, आसान ही है सवाल, वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो।